नमस्कार, मैं हूं संजीव उपाध्याय। ज़िंदगी में कई मौके ऐसे होते हैं जब हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, जब हमें ये तोलना पड़ता है, हमें ये आकलन करना पड़ता है कि इसमें नफ़ा कितना है, नुकसान कितना है। और वो फैसले बहुत ज़रूरी होते हैं और उन्हें करते हुए इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पिछले दिनों जैसा कि हम सब जानते हैं, देश में अब स्कूल खुलने लगे हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में कई सवाल हैं और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जब कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद तीसरी लहर आ सकती है, तो फिर ऐसे में बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो लोग सिर्फ बेवजह डरते हैं या डर के लिए कुछ बातें करते हैं, उनके लिए राहत इंदौरी का एक शेर है। वही कहते हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये भी सच है कि बच्चे हर जगह जा तो रहे हैं। वो कौन सी जगह है जहां वो नहीं जाते। लेकिन स्कूलों को लेकर क्या करना चाहिए, स्कूलों को, अभिभावकों को और ख़ुद बच्चों को, ये विशेषज्ञों से बेहतर और कौन बता सकता है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कुछ अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों के विचार। स्कूलों के लिए बच्चों की सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है, अतः नई स्थिति स्कूलों के लिए एक चुनौती भरा कार्य होगा। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों का यही मानना है कि बच्चों को अब स्कूल बुला लेना चाहिए और फिजिकल क्लासेस को अटेंड करना चाहिए। अभी स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या कुछ कम है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी और पढ़ाई के अतिरिक्त खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी पहले की तरह से बन पाएगी। हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स को तो बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे लिए सेफ यही है कि हम घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कोविड जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि मैं स्कूल जाकर वापस अपने फ्रेंड से मिल सकूं। कब से इंतजार था स्कूल जाने का, लेकिन अब बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स और टीचर्स से मिलने का उत्साह भी है और घबराहट भी। शायद अभी डेली क्लासेस ना अटेंड कर सकें, लेकिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स के लिए कभी कभी स्कूल जा सकते हैं। वैसे भी हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम अब इतना समझ लिया है कि अधिक परेशानी नहीं होती। जहां स्कूल जाने का इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। मैं अपनी एज ग्रुप में वैक्सीनेशन की जल्दी उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि स्कूल के साथ साथ सेफ्टी भी जरूरी है। इतने दिनों बाद स्कूलों के खुलने से बच्चों में बहुत ही एक्साइटमेंट है। एक तरफ स्कूल जाने की खुशी और दूसरी तरफ दोस्तों से मिलने का मजा। पर जहाँ एक तरफ एक्साइटमेंट है, दूसरी तरफ थोड़ा डर भी है, स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और आने वाली तीसरी लहर को लेकर। मैंने तो अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, पर अभी स्कूलों में अटेंडेंस कम ही है। कुछ पेरेंट्स अभी वेट करना चाहते हैं और आने वाले हालात को देखना चाहते हैं, उसके बाद ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में सब ठीक ही रहेगा और सब बच्चे स्कूल जा सकेंगे। स्कूल खुलने की खबर से मैं तो बहुत प्रफुल्लित हूँ। आप भी होंगे अगर आप भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। अब ऑनलाइन कक्षाओं से दूर मैं पहली बार अपनी शिक्षिकाओं को देख पाऊंगी, अपने दोस्तों को देख पाऊंगी तथा उनसे बात कर पाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि एक जागरूक नागरिक की तरह मैं सामाजिक दूरी का पालन करूंगी, हर दम मास्क पहने रहूंगी तथा समय समय अपने हाथ सैनिटाइज करूंगी। आओ स्कूल चलिए। बीइंग अ चाइल्ड में बहुत खुशी की फाइनली हम सारे फ्रेंड्स मिलकर ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो पहले किया करते थे, एक्सेप्ट फॉर लंच शेयरिंग। बीइंग अ स्टूडेंट इट इज सो नाइस कि फाइनली अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो पा रहे हैं विदाउट एनी नेटवर्क इशू। यस, माय पेरेंट्स आर अ बिट वरीड अबाउट दिस कोविड सिचुएशन, बट अगर हम सारे SOPs और प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं सो नो वरीज। देखिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है स्कूल खोलने का, खास करके छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ना तो समझ है सोशल डिस्टेंसिंग की और ना ही उनको ये पता है कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है। मेरा बेटा 4th क्लास में है। इतने छोटे बच्चों की अभी वैक्सीनेशन भी नहीं आई है, तो जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं आ जाती है और ये डर का पूरा माहौल खत्म नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलना एडवाइजेबल नहीं है। इस समय आवश्यक है कि हम सभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें
और फास्ट ट्रैक पे वैक्सीन लगवाएं। इससे हम थर्ड वेव को कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं और अबॉर्ट भी कर सकते हैं। स्कूल्स खोले जा रहे हैं तो हमें आवश्यक है कि हम बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, फॉलो करने के लिए गाइड करें, प्रोत्साहित करें। घर में भी हमें बच्चे को चाहिए कि मास्क लगाने की प्रैक्टिस कराएं ताकि वो स्कूल में मास्क के साथ कंफर्टेबली कार्य कर सकें। चाहे वो तीसरी लहर की आशंका की बात हो, बच्चों की सेहत की बात हो या स्कूल खुलने का प्रश्न, मन में जो भी सवाल हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनको विशेषज्ञों के साथ दूर किया जाए। और आज बहुत ही विशिष्ट पैनल है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद पॉल, मेंबर हेल्थ नीति आयोग, और साथ ही आप नेशनल टास्क फोर्स के चेयरपर्सन हैं ऑन कोविड-19। बहुत स्वागत डॉक्टर पॉल आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा, जो कि ग्लोबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लिन इंटरनेशनल ट्रस्ट, और साथ ही कोविड के कई कमिटीज़ और ग्रुप्स के आप सदस्य हैं और हेड भी हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा। और हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं डॉक्टर माथुराम संतोषम, आप प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एंड पीडियाट्रिक्स एंड सीनियर एडवाइज़र टू द इंटरनेशनल वैक्सीन सेंटर एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। बहुत स्वागत डॉक्टर माथुराम संतोषम आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर पॉल आपसे, और ये समझने की कोशिश करें, जब हम तीसरी लहर की आशंका की बात करते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि पहली दूसरी लहर में बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तीसरी लहर में इसलिए पड़ सकता है क्योंकि उनका अभी टीकाकरण नहीं हुआ है। तो क्या आपकी नज़र में बच्चे इस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? बच्चों के प्रति कोविड-19 महामारी का जो प्रकोप है और या हो सकता है, उस परिप्रेक्ष्य में हमें ये पहले मान के चलना चाहिए कि अभी भी पहली वेव में या सेकेंड वेव जो अभी भी चल रही है, देखा जाए तो उसमें भी बच्चे और छोटी उम्र के बच्चे भी उस संक्रमण का हिस्सा हैं। अच्छा। अगर हम सीरो सर्वे देखें, ICMR का लास्ट सीरो सर्वे देखें, तो वयस्कों में सीरो पॉजिटिविटी मतलब कि संक्रमण होने के चिन्ह जो दिखाई दे रहे हैं ब्लड के टेस्ट में, वो 67% है, 67% 68% है। और बच्चों में भी, और 10 साल से उम्र के कम वाले बच्चों में भी लगभग इतना ही है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी बच्चे संक्रमण के स्प्रेड का एक हिस्सा हैं। लेकिन वो क्यों नोटिस नहीं हुए? क्योंकि उनमें जो संक्रमण कोविड-19 का होता है, जितनी कम उम्र होगी वो लक्षण दिखाई नहीं देते, एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो सीरियस बीमारी नहीं होती, एसिम्प्टोमेटिक, पता भी नहीं चलता, लेकिन टेस्ट करते हैं तो पाते हैं कि ये इसमें है। तो ये तथ्य भी सबको मालूम होना चाहिए कि ऐसे ऑलरेडी बच्चों में संक्रमण हुआ है और सारी दुनिया में यही सिचुएशन या फैक्ट है। इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे अंदरूनी कोमॉर्बिडिटी है, बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किसी को अनफॉर्चुनेट कैंसर है या सिवियर न्यूट्रिशन की कोई इश्यू है, मैल अब्जॉर्प्शन है, कोई सीरियस बीमारी है, मैलफॉर्मेशन है, ऐसे बच्चों में भी जो संक्रमण होगा वो सीरियस हो सकता है। आमतौर पे सीरियस नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों में सीरियस हो सकता है और एक सीरियस रूप धारण कर लेता है। इसके अलावा एक और भी तथ्य है, वो ये है कि बच्चों में एक पिक्यूलियर बीमारी होती है, वो एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, वो जो बीमारी संक्रमण के बाद में 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आता है, वो वायरस का एक असर होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे संक्रमण की चेन का हिस्सा हैं और उनमें संक्रमण एसिम्प्टोमेटिक तरीके से काफ़ी हद तक हुआ है। आगे भी बात आती है कि आगे इसका क्या महत्व है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी तैयारी में बच्चों की देखभाल की तैयारी और उनका बचाव पूरा एक पिलर ऑफ आवर अप्रोच एंड रिस्पॉन्स बिल्कुल होना चाहिए और हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया, कुछ बच्चों में सीरियस हो सकता है, अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, इंटेंसिव केयर की भी ज़रूरत है। तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और बच्चों को अपने आप को बीमारी से बचने के जो स्टेप लेने चाहिए, मास्क लगाना है, जो बड़े बच्चे जो समझ सकते हैं, दूरी बना के रखनी है, पेरेंट्स का वैक्सीनेशन होना
उसमें हमारी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आने वाली वेव में हो सकता है कि किसी हद तक बच्चों में संक्रमण ज़्यादा दिखाई दे, हो सकता है, बीमारी बदलती भी जा रही है। हमें तैयारी इसको लेके करनी चाहिए कि बच्चों में संक्रमण सीरियस दशा वाला भी हो सकता है। उम्मीद करें कि ऐसा नहीं होगा जैसे अभी तक हुआ है, लेकिन तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए, सावधानी पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उनके लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अब पेरेंट्स को तो टीके लग रहे हैं ना, बच्चे तो घर में और फैमिली में रहते हैं, बड़े व्यक्ति अपना टीका लगाएंगे, अपने को भी बचाएंगे, अपने बच्चों को भी संक्रमण से बचाएंगे। पेरेंट्स को भी, और स्कूल अगर जा रहे हैं तो टीचर्स और उसकी staff बात अलग भी। करते हैं, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले अगर पेरेंट्स घर से शुरू अडल्ट करें। के लिए तो वैक्सीन अब अवेलेबल बिल्कुल। है, तो लगवाइए ना, उससे आपके बच्चों का भी फायदा होगा। और उनको ये भी सिखाइए कि दूरी बनानी है और मास्क पहनना है, हाइजीन रखना है, अपने आप को बचाना है, और ये शिक्षा हमें बच्चों को देनी है। डॉक्टर माथुराम संतोषन, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर विनोद पॉल ने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ही सेड अबाउट सीरो प्रेवलेंस कि इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम इन चिल्ड्रन एंड इन अडल्ट्स। तो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, वहाँ भी यही पिक्चर है क्या, एज फार एज द इन्फेक्शन इज कंसर्न? Yes, it's not quite the same as India, but we know there is zero prevalence in children, and we know that, I think I understood Dr. Paul to say, children generally, when the normal healthy children don't get the disease, severe disease, they get asymptomatic infections. But those who have conditions like cancer. We'll come to you again, Dr. Santoshan. There's some audio problem. I think हम आपको बहुत साफ सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे हम ये समझना चाहेंगे डॉक्टर अरोड़ा, जो बात डॉक्टर पॉल सामने रख रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों में कोई इन्फेक्शन कम रहा हो, ऑलमोस्ट बराबर है। तो बात फिर ये होती है कि अगर हम इस तरह की बात, जब एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि बच्चों में गंभीर लक्षण नहीं आते, बीमारी गंभीर नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अरोड़ा ये भी तो बात आती है कि बच्चों की इम्यूनिटी तो अभी डेवलप हो रही होती है, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हैं? डॉक्टर पॉल जो बात कह रहे हैं वो वाली जो स्थिति है, जहाँ तक हमें मालूम है पूरी दुनिया में देखा गया है कि बच्चे संक्रमण और वायरस के प्रसार का एक जरिया हो गया है। इधर से उधर की वायरस उनके थ्रू पास हो सकता है, लेकिन उनमें बीमारी नहीं होती, और उसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी है। कारण ये है कि बच्चों के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का जो रिसेप्टर जिसकी रास्ते से वायरस शरीर में घुसता है वो कम होते हैं, और इसकी वजह से वायरस संक्रमण तो करता है, इन्फेक्शन तो करता है, लेकिन बीमारी या तो बिल्कुल नहीं पैदा कर पाता या बहुत हल्की बीमारी हो पाती है। तो इसका एक बायोलॉजिकल रीजन है कि बच्चों में संक्रमण होने के बावजूद उनमें एक तरह से बचाव है। दूसरा, जो बच्चों कुछ तकनीकी समस्या, डॉक्टर पॉल इसी बात को हम चर्चा में आगे बढ़ाते हैं जी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि बच्चों में जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा, जैसा आपने बताया कि गंभीर बीमारी नहीं होती, लेकिन उनकी इम्यूनिटी तो अभी डेवलप हो रही होती है। एस रिसेप्टर की जैसे बात की अभी डॉक्टर अरोड़ा ने, तो इस बात से क्या हम निश्चिंत रह सकते हैं कि बच्चों का भले ही टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो ये गंभीरता नहीं होगी? इसके बारे में हम सेटिस्फाई हों ऐसा नहीं मैंने कहा। अच्छा, मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया है कि बच्चों में भगवान की दया से इतने खराब वाले वायरस की तकलीफ़ कम होती है, लेकिन जिस बच्चे को ज़्यादा फैल गई उसकी अपनी इम्यूनिटी की वजह से, उसकी और कोई बीमारी है जिसकी वजह से, या जो इम्यून सिंड्रोम जैसे मैंने उसकी बात करी, पहले से कोई बीमारी है, अगर पहले से बीमारी है, इम्यून सिंड्रोम एक
अलग बीमारी होती है, बड़ों में होती ही नहीं है, वो बच्चों में ही होती है जी। तो हमें अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है। बच्चों को बचाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है, और सीरियस बीमारी नहीं होती है ये लेके हम चल सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे में ये सीरियस हो सकता है, उसके लिए तो वो पूरा ही सफरिंग है। तो हमें सावधानी पूरी बरतनी है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि बच्चों में संक्रमण होगा तो वो माइल्ड होगा, और उसको हम जो व्यवस्था बहुत बड़े स्केल पे अब बना रहे हैं अपने देश में, बनती रही थी और भी तेज़ गति से ला रहे हैं, उस व्यवस्था में कोई भी हमें कमी नहीं करनी है, चाहे वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, स्पेशल फैसिलिटीज़ की या ट्रेनिंग की बात हो, तो तैयारी पूरी रखनी है। बच्चों को बचाने के लिए फैमिली का एफर्ट जो है वो कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जब वैक्सीन आएगा वैक्सीन भी उनको लगेगा, लेकिन तब तक अपने वैक्सीन लगा के बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखा के हमें उनको बचाते रहना है और सजग रहना है। और ये भी याद रहे कि मान लीजिए वायरस अपनी फितरत कल बदल लेता है और वो बच्चों को स्पेशली इफेक्ट करना शुरू कर दे और तरह से बिहेव करे, तो इसको कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन हाँ, वी आर फॉर्चुनेट सो फार इन अ वे दैट चिल्ड्रन आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड and hope that they will remain protected, but preparation has to be solid. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बैलेंस दोनों का रखना होगा जी। हम ये सोचकर लापरवाही नहीं बरत सकते। डॉक्टर पॉल, हम आपसे यहाँ ये ज़रूर समझना चाहेंगे, आपने वायरस के बिहेवियर के बारे में, वो कैसा व्यवहार करेगा, म्यूटेशन की तरफ आपने इशारा किया है। अभी फ़िलहाल हम अपने देश में वायरस का चलन और दुनिया भर में, क्योंकि जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की जो बात हो रही है, अभी किस तरह के हालात हैं और नई जानकारी इस समय क्या है हमारे पास? हमारे देश में अब लगभग जो प्रेजेंट पेंडेमिक महामारी का स्वरूप है, उसको ये लेके चलिए कि लगभग वो सारे का सारा प्रिडोमिनेंटली डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। और ये वो डेल्टा वेरिएंट है जिसकी वजह से सेकेंड वेव में बहुत तेज़ गति से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो ओरिजिनल वायरस है उसके मुकाबले ये 250 वजन है इसका। अगर उसका 100 था तो ये 2/3 से भी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट करता है, तो ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हुआ और इस वायरस ने नुकसान किया। और अब ये भी समझ आ रही है कि इसकी सिवेरिटी भी पुराने वायरस की बजाय ज़्यादा थी, ये भी दिखने में अब नॉलेज आ रहा है। बाकी देशों में भी ये स्प्रेड हुआ। तो राइट नाउ द प्रिडोमिनेंट वायरस वेरिएंट इज़ डेल्टा। बाकी जो वेरिएंट्स की बात होती रहती है कि डेल्टा के अलावा जो डेल्टा प्लस वाली बात होती है, AY4, AY412 की बात होती है, उसका बिहेवियर कोई मेन डेल्टा वाले से अलग नहीं है। तो डेल्टा प्लस हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ऐसा नहीं मानते। इसी प्रकार जो अब नए वेरिएंट्स बीच में बात चलती रहती है, दूसरे देशों से भी आ रहा है, उनको समझा जा रहा है। C1.2 आया है, एक MU वायरस आया है, वायरस, उसकी बात कल परसों से चली है, वो साउथ अमेरिका से उसकी बात आई है। इन सब को समझ रहे हैं, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस टुडे वी कंटिन्यू टू फेस द ऑनस्लॉट ऑफ डेल्टा वेरिएंट, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। नाउ दिस इज द प्रिडोमिनेंट वायरस। एक बात आपने, और ख़ास तौर पे अगर हम MU की बात करें, आपने जिसका जिक्र किया, जैसे ही ये ख़बरें आती हैं हमेशा इस तरह की खबर उसके साथ होती है कि ये अब चिंता की एक और बात सामने आ गई। आप इस तरह की खबरों की तरफ लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये है कि खबरों को लिए हम सजग हैं, ये अवेयरनेस का हिस्सा है, उस तरह से अच्छा है। लेकिन ये जब खबरें आती हैं तो उसको फिर एक साइंटिफिक और तथ्य के बेस के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर लेना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज हम MU वायरस की बात करें, वेरिएंट की बात करें, देश में नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं। हमारी पूरी वॉच है अपने इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा, हम जीनोमिक सर्वेलेंस बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो आज वो नहीं है। C1.2 जो एक वेरिएंट की भी पिछले हफ्ते में बातचीत चर्चा हुई, हमारे देश में अभी नहीं है, एक कहीं कोने में ये वेरिएंट आया है, इसको वॉच कर रहा है, WHO भी देख रहा है। और हमें वॉच जो वेरिएंट्स को करना होता है वो 2 या 3 नज़र से करना होता है जी। एक तो क्या ये इसकी जो पावर है ट्रांसमिट होने की बढ़ गई, ट्रांसमिसिबिलिटी, क्या इसने सीरियस डिजीज़ करनी शुरू कर दी, और तीसरा है कि क्या
इसकी वजह से जो हमारी प्रोटेक्शन है और वैक्सीन की प्रोटेक्शन है उसके ऊपर कोई असर पड़ता है। तो सिर्फ वेरिएंट तो आते ही रहते हैं, वेरिएंट तो हर दम म्यूटेशंस हो रही हैं वायरस में, रोज़ हो रही हैं, जगह जगह हो रही हैं। लेकिन हमें तब कंसर्न आता है, तब वरी आती है जब इन तीनों इश्यूज़ में जो कि पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के हैं, जिससे कि पेंडेमिक का स्वरूप बदल सकता है, वो जब नॉलेज मिलता है तो हमें करना है। लेकिन एक बात ज़रूर सही है कि ऐसी खबरें आए, ऐसा नॉलेज आए, उसके ऊपर हमारे जो पेंडेमिक रिस्पांस है देश की वो फाइन ट्यून होती रहनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इस प्रदेश में अगर ये इस तरह का वेरिएंट आया है उसका इफ़ेक्ट क्या है, और उसका अगर इफ़ेक्ट ऐसा है कि हमारे देश को, हमारे सिटीजन्स को खतरा हो सकता है, तो फिर हो सकती है कि हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें। तो हमारे रिस्पांस जो है वो एक गार्डेड, ग्रेडेड, सिस्टमैटिक रिस्पांस होनी चाहिए साइंस के ऊपर, बेस के ऊपर, और उस पर जो हम ऑफिशियली कन्वे करते हैं अपने देश को, उसको सुन के उसको ही मान के करना चाहिए। और अपने तरफ से पैनिक पैदा करना, अपनी तरफ से भ्रांति रखना या फेक न्यूज़ या ऐसे सर्कुलेट करना हमारे हित में नहीं है। जी, हम डॉक्टर अरोड़ा के पास चलना चाहेंगे। डॉक्टर अरोड़ा से फिर से हमारा संपर्क जुड़ गया। डॉक्टर अरोड़ा, अब जो पूरा हम सिनेरियो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें चिंताएं तो हैं, और जैसे कहते हैं डॉक्टर पॉल ने ये कहा है कि हमें बहुत ध्यान रखना है, नज़र भी रखनी है, हमें लापरवाह नहीं होना है कहीं भी। बच्चों के स्कूल की जब ख़ास तौर पर बात आती है, स्कूल खोलने को लेकर जब ये कदम उठाया गया है और स्कूल खुल रहे हैं, तो जैसा कि हमने सुना भी, कुछ माता पिता के मन में ये शंकाएं हैं। वो ये कहते हैं कि इनका वैक्सीनेशन हो जाता। कई लोगों के मन में अभी भी ये बात है, वो ये बात कहते हैं। आपका क्या कहना है? मैं सभी माता पिताओं को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि अभी तक जो ये वायरस है, उसका बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, उसके हिसाब से बच्चों पे उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बहुत, अगर पहले तो लक्षण नहीं होते, और अगर लक्षण हों भी तो बहुत ही हल्के होते हैं। ऐसी स्थिति में अब स्कूल खुलने की बात इसलिए आ रही है कि अब हमने वयस्कों का टीका बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, और ये सब माता पिता की और परिवार के सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपना टीका लगवाएं। इसी तरीके से स्कूल के जो टीचर्स हैं, बाकी कर्मचारीगण हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको भी टीका लगना चाहिए। और सरकार ने भी इस मामले में पहल ली है कि 2 करोड़ स्पेशल टीके स्कूल के कर्मचारियों के लिए करें। तो अगर मेरा बच्चा एक सुरक्षित आवरण में, यानी कि उन वयस्कों से घिरा हुआ होता है जिनको प्रतिरोधक टीके लग चुके हैं और वो बीमारी से बचे हुए हैं, तो बच्चा जो है बीमारी फैलाने में सहयोग नहीं करेगा और उसको बीमारी होने में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार अब ये समय आ गया है कि हम अपने बच्चों की बौद्धिक क्षमता और जो उनकी स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ शारीरिक जो विकास है, उसमें जो एक अवरोध सा आ गया था पिछले 1.5 साल से, अब उसको हम दोबारा स्थापित कर सकते हैं जी। और हमारे बच्चे एक सुरक्षित आवरण में रहेंगे, इस शर्त के साथ कि सब माता पिता, इसमें माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और स्कूल की भी जिम्मेदारी है। बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर के जो है ऑफिस खुलते हैं इस समय, और वो अपने सारे कर्मचारियों से इंसिस्ट करते हैं कि भाई टीका लगवा के आइए। इसी तरीके से अगर हम स्कूल के आवरण को भी सब टीकाकृत वयस्कों से ही बनाकर रखते हैं, तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं और कर्मचारीगण भी सुरक्षित हैं, और टीके की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि डॉक्टर पॉल ने बताया कि वो बच्चे जिनमें बीमारी अधिक गंभीर हो सकती है, मृत्यु की संभावना हो सकती है, जिनको विशेष तरह की बीमारियां हैं, उनको टीका लगाने का पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है। और 12 से 17 साल के बच्चों को अक्टूबर के महीने से हमें उम्मीद है कि उनको टीका लगाया जा सकेगा। और जैसे ही दूसरे टीकों के जो अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन और साक्ष्य सामने आएंगे, तो 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों को टीका लगाया जा सकता है। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है, जो किंडरगार्टन्स हैं, उन बच्चों को भी शायद नवंबर से हम लोग टीका लगा सकेंगे। वो बच्चे
जिनमें विशेष तरह की बीमारियां हैं और जिनको विशेष टीकाकरण करने की जरूरत है। बिल्कुल, एंड आई कैन सी डॉक्टर माथुरम संतोषन ऑल्सो ऑन द स्क्रीन जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर संतोषन, ये जो बात है अब अबाउट ओपनिंग द स्कूल, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? Yes, thank you very much. वेलकम। Dhanyavad. जी। We are currently not only in a health crisis, we are in an educational crisis around the world. 168 million children around the world have been deprived of education because of the pandemic. India alone, 1.5 schools were closed, affecting 247 million due to lockdown. So not going to school has many consequences. And it's not simple as just them losing on education. Losing on education, of course, is a huge issue because it affects the future of the child, the ability of the child to get a job. We cannot say that doing in-home classes using internet is the solution. First, from what I understand, in India, only 4 have access to devices, and only about 24% have internet. So even if you are able to solve that problem, we have shown not only in the US, but around the world, during school lockdown, the rates of child abuse, the rates of domestic violence, mental illness, behavioral issues, all of these things disrupt society, not only the child. There was actually data that's been shown that the sex trafficking actually goes up during these lockdowns. So this is a very urgent matter. One other thing that I would like to emphasize, which I know that Dr. Paul and Dr. Narendra Arora have been champions for, that we keep talking about COVID vaccines. Very important, absolutely must be done. But let us not forget routine immunization. Globally, there's been about a 40% drop in the regular immunizations. These are diseases we have prevented now. We work very hard to prevent. You might have heard, many people might have heard recently, there was an epidemic of measles in Pakistan, just across the border. And it's only a matter of time when it can cross the border. But if I can give a message to the parents, you need not only immunize yourself, of course that is very important. I think Dr. Paul and Dr. Arora emphasized this. One of the best things you can do for your child is immunize yourself. By doing that, not only do you protect yourself, you protect your child, you protect your elderly parents, you protect your friends. But please do not forget routine immunizations. Your child needs to be immunized against diseases that we know how to prevent. And it's a tragedy all over the world, including United States, that parents are refusing to get their children, not refusing, afraid to go to clinics. We need to create an environment where parents are confident that the children won't catch COVID when they go for routine immunization. जी। Thank you. डॉक्टर संतोषम, आपकी आवाज़ हम तक कभी साफ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो बात हमें समझ में आई, जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों को स्कूल भेजना उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और इस समय हम अपने दर्शकों के साथ वो नंबर साझा करना चाहेंगे जिस पर फ़ोन करके वो इन विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट करें, नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है, दिल्ली का STD कोड 011 और उसके बाद टेलीफोन नंबर स्टूडियो का 23097532। डॉक्टर पॉल, एक बात जो सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कोविड अगर बच्चों में होता भी है तो उसमें गंभीर लक्षण नहीं आते, और इस तरह की बातें तमाम दुनिया से जो स्टडीज़ आई हैं वो हमें यही बताती हैं।
या तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं जैसा आपने बताया, या गंभीर लक्षण नहीं होते। अगर ये सब बातें हैं तो फिर वैसे ही सवाल मैं डॉक्टर संतोषम से भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि वो अमेरिका में बैठे हैं और वहाँ काफ़ी वैक्सीनेशन हुआ, उनसे हम ज़रूर पूछेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिर ये बात, फिर बच्चों में टीकाकरण को लेकर फिर हमें लाभ क्या है? देखिए, महामारी में एक बारी जब इन्फेक्ट हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद भी उसकी इम्यूनिटी हमेशा के लिए नहीं है जी। भय है। अब देखिए, अगर ओवरऑल भारत में 67% को इन्फेक्शन हो गए, कॉन्वर्सली सोचिए 30% तो बचे हुए हैं। हम 3 लोग हैं, उनमें से एक को लक्षण हो सकता है, एक की जान को खतरा हो सकता है। तो हमारा एजेंडा तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम हर व्यक्ति को, जिसको वैक्सीन के लिए उपलब्धता हो गई है, बच्चों में अभी वैक्सीन का इशू है, एक आधे वैक्सीन का ही परमिशन मिले हैं, लेकिन जो वैक्सीन अब लग सकते हैं उस वैक्सीन से हमने अपने आप को सैचुरेट करना है। और इसलिए सैचुरेट करना है कि हमें फिर वो इन्फेक्शन नहीं हो। हम इन्फेक्शन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, उससे बचेंगे। वहाँ हम चाहेंगे कि सीरो पॉजिटिव थी 67 की 67 ही रहे, इसे बढ़े ही ना, इसे कमी होनी चाहिए थी। वैक्सीन से अपनी सीरो पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें इस प्रकोप से अपनी गारंटी रखनी है। हमने अपनी सोशल, फैमिली, इकोनॉमिक, हमारे देश का जो समाज है उसको आगे बढ़ाना है। तो खतरा तो बच्चों में इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा ही, क्योंकि वो इन्फेक्शन का अगर हिस्सा बनते हैं तो इन्फेक्शन घर में भी लाते हैं, पेरेंट्स को उससे इन्फेक्शन हो सकती है। तो इस पे बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए, और जितने हद तक हो सके हमारा सोशल, इकोनॉमिक, हमारे सोशल लाइफ, एजुकेशन, सारे सेक्टर्स में चलता। ये राइट बैलेंस की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही आती है कि हमारा जहाँ तक भी हो सके अपने को इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन को अपनाना चाहिए। तो बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने के जब लिए आएगी बारी बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे, बच्चों के जो कारगर वैक्सीन है वो आ जाएंगे। आज जो दुनिया में सारे वैक्सीन है उनमें से सिर्फ कुछ ही वैक्सीन को अभी बाहर के वाले भी अगर हम गिन लें, ये मानक मिला है कि आप बच्चों में लगा सकते हो। तो तब तक हमें अपने बच्चों को बचा के रखना है, पेरेंट्स को वैक्सीन लगाना है, स्कूल में जाएंगे तो टीचर्स का वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपने आप को बचाना है। और तैयारी रखनी है कि अगर बच्चे बीमार हो तो उनकी ऑक्सीजन, उनकी इंटेंसिव केयर, उनकी वेंटिलेशन हो। ये एक इस सिचुएशन में है पेंडेमिक हमारे देश में, कि ये बैलेंस हमें बिल्कुल बना के रखना चाहिए। मैं स्कूल के ऊपर आना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ क्लैरिटी लाने के लिए ज़रूरी है जी। स्कूल खोलना एक पॉजिटिव सिग्नल है समाज के लिए, लेकिन स्कूल खोलना जो है वो, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, कि एक सेफ एनवायरनमेंट में, आवरण में हमने करने की कोशिश करनी है। सिंगल रूल नहीं हो सकता कि सब जगह, सभी जगह पे स्कूल खुलने शुरू हो जाए। ये फैसला हमें लोकल कम्युनिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को देना चाहिए, क्योंकि जो देश में पेंडेमिक की सिचुएशन है वो हर ज़िले, हर शहर, हर स्टेट में एक जैसी नहीं है। तो सबसे पहले है कि एपिडेमियोलॉजी क्या कहती है कि हमारे क्या जहाँ पे हम स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं वह महामारी का कितना ज़ोर है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ की पिछले 2-3 हफ्तों से कोई भी केस नहीं हुआ, तो वहाँ तो बिल्कुल सोचा जा सकते हैं। हमारे देश में ही एक ऐसे प्रांत है जिसमें कि इतनी रोज़ इन्फेक्शन चली हुई है, वहाँ हम नहीं सोच सकते, वो तो रिस्की होगा जी। चाहे जो भी हो, रिस्क बच्चों को कम होगा, लेकिन क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, आने जाने से संक्रमण बढ़ेगा। तो पहली बात है, पहला प्रिंसिपल है कि ये लोकल एपिडेमियोलॉजी के बेस के ऊपर एक सजग, सोचा समझा हुआ फैसला होगा, जनरल बात नहीं होगी, और उसमें कम्युनिटी की भागीदारी, अभिभावकों की भागीदारी इस फैसले में होनी है, लोकल। दूसरी बात, जब भी स्कूल में अभी भी हम भेजें बच्चों में कहीं भी, पेरेंट्स की मर्जी के पूछ के करना है। ये जो नहीं भेजना चाह रहे उनको हमें जैसे भी शिक्षा प्रदान हम कर सके, ऑनलाइन के तरीके से कर सके, और भी जो तरीके हैं, मोहल्लों में जाके भी लोगों ने पढ़ाया बच्चों में,
वो करना चाहिए। तो पेरेंट्स की भागीदारी और कंसेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि जब स्कूल खुलेंगे तो वो, चाहे वो बस की बात है, चाहे स्कूल में एंट्री की बात है, चाहे स्कूल के क्लासरूम की बात है, चाहे लंच ब्रेक में क्या करना है उसकी बात है, कितने लोग अंदर आए, वो एक प्रोटोकॉल के द्वारा होगा। हम अपने स्कूलों को जो नॉर्मल तरीके से खोल रहे थे वो ज़माना अभी वापस नहीं आया है, और शायद अभी अगला साल भी ऐसे ही हमें प्रोटोकॉलाइज्ड तरीके से स्कूल खोलने होंगे, जब अगर खोलेंगे भी। उसमें क्या है जिसकी की थोड़ी चर्चा करनी चाहिए जी। बच्चे आएँ तो भाई पूछिए कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है, आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, तो अवॉइड करो। टेम्परेचर चेक भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके खुले में उनकी शिक्षा दी जा सके। ऐसे कमरे जो बंद हैं, वेंटिलेटेड नहीं है, खिड़कियाँ नहीं हैं, वहाँ एक रिस्क बढ़ जाता है। दूरी बना के रखें, क्लासरूम में भी या बाहर बैठे हैं तो भी दूरी बना के रखें। बच्चे भी मास्क पहने, टीचर्स भी मास्क पहने, क्लास चल रही है तो भी मास्क पहने। हाथ धोने का इस्तेमाल, पानी लगेगा उस ज़्यादा होना चाहिए। लंच ब्रेक अगर हो तो स्टैगर करके करिए। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि आज 8वीं क्लास को बुलाएं, कल 9वीं को बुलाएं, ताकि वही स्पेस स्कूल का जो है वो खुला खुला हुआ दिखाई दे। हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जा सकते हैं कि भाई ऑनलाइन भी चलता रहे, ये भी चलता रहे। जो बच्चे नहीं आएंगे स्कूल उनको भी हमने सपोर्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के द्वारा ही इन्फोर्स करते हुए ही हमारे स्कूल खोलेंगे, और ये बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा कि जब भी हम खोलें अगले साल तक भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का हम वैक्सीनेट होने के बाद भी हमें मास्क लगाना पड़ता है, हमें उसके बावजूद भी संक्रमण होता है। चाहे सीरियस डिजीज़ नहीं होती, डेथ नहीं होती, लेकिन संक्रमण होता है। तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि ये नए नॉर्मल की जो स्कूल चलने की पद्धति है हमें उसको अपनाना होगा। लास्टली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल के टीचर, स्कूल का स्टाफ, ड्राइवर, उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। कम से कम 95%, 90 से ऊपर सबके सब स्टाफ जो है वो हो जाए। जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया, इसके लिए सरकार ने एक स्पेशल कदम लिया कि एक्स्ट्रा डोजेज सप्लाई करें कि आप टीचर्स और स्कूल के स्टाफ को लगाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मुझे उम्मीद है कि लगभग उस नंबर तक लगभग यूनिवर्सल टीचर्स का जो वैक्सीनेशन का है वो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा, तो हमारे टीचर सेफ हो गए। एक और लास्ट ज़रूरी बात है कि हम ये भी इनकरेज करें कि जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो पेरेंट्स जो हैं प्लीज़ अपना वैक्सीन लगाएं। उनको वैक्सीन इतने अरसे से उपलब्ध हो रखा है, क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन बाहर से लेके आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे दूसरों को ले जा सकते हैं। तो पेरेंट्स का वैक्सीनेशन हमारे अब हाथ में, इट्स विद इन आवर ग्रास्प। सब टीचर्स का वैक्सीनेशन इज़ विद इन आवर ग्रास्प। SOPs की आदत हमें डालनी पड़ेगी, और ये सब काम जो है वो स्कूल, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी, लोकल पंचायत, लोकल अभिभावकों के समूह के मिलजुल के इसको करना चाहिए। यही वे फॉरवर्ड है, और एक सिंगल कमांड नहीं हो सकती कि आज सब खोल दीजिए। और जहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह हैं वहाँ हमें और एडिशनल प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी कि वहाँ बच्चे रहते हैं क्या करते हैं, खाने पीने के टाइम पे बच्चों के से संक्रमण फैलता है, स्पेशल नीड है। तो सिर्फ उस डायरेक्शन की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन केयरफुली बढ़ना है, कॉशन से बढ़ना है, और रिस्क परसेप्शन को देखते हुए बढ़ना है। और यूँ ही केसेस अगर बाई चांस बढ़ने शुरू हो जाते हैं उस एरिया में, तो हमें रिट्रैक्ट करने के भी डिसीजन प्रोटोकॉल के हिसाब से लेने होंगे। डॉक्टर पॉल, आपने बहुत विस्तार से और जिस तरह से समझाई है पूरी बात, लोग ये ना समझें कि स्कूल खुलने का मतलब स्कूल खुल गए और ये पहले जैसा माहौल हो गया। आपने तो बहुत विस्तार से एक एक कदम हमें फूंक फूंक के चलना है, और आगे जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे उसके हिसाब से हमें नए फैसले लेने होंगे। डॉक्टर माथुराम संतोषन, हम आपके पास आना चाहेंगे और दो बातें हम आपसे समझना चाहेंगे। एज फार एज द वैक्सीनेशन इन US इज कंसर्न इन चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स कितना परसेंटेज वहाँ पर बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ है, एंड इज देयर सम वैक्सीन हेजिटेंसी ऑल्सो? Yes, thank you for that question. We have a huge problem with vaccine hesitancy. The drop in vaccine coverage varies a great deal from state to state, but
the biggest problem we have is vaccine misinformation. People are, what's happening now, which I suspect is also true in India, vaccine trials in the past would be done, and they would be done without any publicity. When the trial was finished, all the results will be shown to people after it's reviewed by scientists. Now what's happening is a trial is going on and a single serious reaction happens. And that's all over the newspapers. And that, as a layperson, it's very frightening. It's frightening to all of us too. But what I would like people to remember is in India and in the US, the chances of fatality, of somebody dying of a road accident, is about 11 per 100,000. Whereas these rare side effects that get publicized all over the newspapers are just minuscule compared to that. The chances of a child or a parent going out on the road and getting struck by a car is much, much higher. The whole vaccine hesitancy movement has taken off very widely in the US. One of the things I tell my colleagues, there is a difference between someone who's just against vaccination, they will not take it no matter what. We cannot change their mind, and we can't do much about that. But what we can do is make sure the right information reaches everyone. Some people are genuinely scared of the vaccine because of all the publicity and all the false information that's in social media. I think you all know social media has done a lot for us, for our communication, but it has been a nightmare as far as misinformation. I think we need to listen to the concerns of people who don't want to take the vaccine. I've actually been upset with my colleagues who are pediatricians here in the US who have said, I refuse to take care of a baby whose parents refuse to take the vaccination. I think that's wrong. Our duty as a pediatrician is to take care of the child no matter what the view of the parents. So we need to understand the parent, make sure we give them the right information. But clearly the vaccine coverage has dropped in some areas quite dramatically to about 20%, but others it's variable. But it is going to be a major global problem for children if we don't handle the childhood immunization because of vaccine hesitancy. And of course, with COVID, our coverage now is going up quite a lot, but there is a portion that we are totally unable to convince yet. And I might also take this opportunity to congratulate people like Dr. Paul and Dr. Arora for the tremendous effort they have made in getting vaccines out in India. I'm so impressed with the government of India has been able to do with 1.2 billion people. I forget the exact numbers, but they will know. But how many doses we are giving per day, it's just very, very impressive. Thank you. Okay. डॉक्टर अरोरा, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, ये जो बात स्कूलों को लेकर अब सामने है वो ये कि अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब ये जो तमाम जो महीने हैं, अब ये त्योहारों का क्रम शुरू हो जाएगा, एक एक करके त्यौहार आएंगे, तो त्योहारों में भी बच्चों का आपस में मेल जोल, लोगों का आपस में मेल जोल, तो ऐसे में क्या लगता है आपको थोड़ा सा खतरा बढ़ेगा या बढ़ सकता है? क्या करना चाहिए हम सबको? संजीव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये एक डिस्टिंक्ट खतरा है। डॉक्टर पॉल ने अभी एक बहुत सुंदर बात बताई कि करीब 70% लोगों में पहले का वायरस का संक्रमण का एक हमारे पास साक्ष्य है। इसका मतलब ये भी है कि 30% लोग अभी भी संक्रमण से बचे हुए हैं और
जो कुछ प्रदेशों में, कुछ जिलों में जो तेजी से केसेस हो रहे हैं, वहां पर भी कि वहां पर जो संक्रमित लोग हैं वहां कम है और बाकी लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर तेजी से फैले। लेकिन ये 30% जो हैं, ये सचमुच एक हमारे लिए टाइम बॉम्ब का काम करेंगे अगर हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने सावधानी नहीं बरती, और जैसे कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सारे जो आने वाले लगभग 2-2.5 महीने हैं, तो वयस्कों का एक जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के लिए नजीर बने, एक उदाहरण की तरह। अगर बड़े अच्छी तरीके से कोरोना उपयुक्त व्यवहार का अनुसरण करेंगे तो बच्चों के लिए भी ये एक उदाहरण बनेगा। और साथ ही साथ अगर सब लोग बड़े अगर टीका लगवा रहे हैं और घर में सामाजिक समारोह या धार्मिक समारोह में जाने से गुरेज करते हैं या उनका समारोह को नहीं मनाया जाता है, तो बच्चों के लिए भी उदाहरण है। हम बच्चों से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोरोना उपयुक्त व्यवहार को फॉलो करेंगे और बड़े जो है उसको तोड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कहने का अभिप्राय ये है कि प्रशासन अपनी तरफ से जो भी सावधानी बरते, इसमें हम सब लोगों का, एक आम व्यक्ति का जो है बहुत बड़ा रोल है और एक जन आंदोलन बनाने वाली बात है। जैसे पिछले साल हमने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च में आकर के लोगों को कहा और सबने उसको फॉलो किया। उसी तरह की स्थिति अभी है। हमने बहुत बड़ी खाइयां इस बीच में पार करी हैं, और यहाँ पर भी अगर हम इसको पार कर सकते हैं, वो केवल जन आंदोलन के साथ, लोगों की सहभागिता के साथ ही हो सकता है। और बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं, हम बच्चों का अनुसरण नहीं कर सकते। तो बड़ों के लिए ये ज्यादा जिम्मेदारी का समय है। जी डॉक्टर पॉल, 2-3 बातें हैं वैक्सीन को लेकर ख़ास तौर पर। पहली बात तो ये कि बच्चों में जो ट्रायल्स हुए हैं, अब चूँकि अब बात हो रही है कि अक्टूबर से बच्चों में टीकाकरण शुरू करने की योजना है, तो अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं और दुनिया भर से जो बच्चों में वैक्सीनेशन हुआ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास? कितना उसमें हमने देखा है कि किस तरह का लाभ मिला है, और ख़ास तौर पर सेफ्टी? जैसे मैंने कहा कि हर एक वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूव हो गया है, ऐसा नहीं लेके चलिए। हमारे देश में अब जो ज़ाइकोव-डी है, ज़ाइडस कैडिला डीबीटी वैक्सीन जो है, वो बच्चों के लिए अप्रूव हो गया है, पहली वैक्सीन है। जो कोवैक्सीन है हमारा मेन, एक जो पिछले जनवरी से हम लगा रहे हैं जी, उस वैक्सीन के ट्रायल अभी पूरे होने हैं। और इसी प्रकार जो कोवावैक्स वैक्सीन बना है, सीरम बना रहे हैं, विदेशी जगह पे डेवलप हुआ लेकिन देश में बन रहा है, और बायोई का जो वैक्सीन है वो भी ट्रायल फेजेस में आए हैं। हमें ये लेके चलना चाहिए कि इस सिचुएशन में हमारे पास वैक्सीन की चॉइस फॉर चिल्ड्रन इज लिमिटेड, एंड देयरफॉर वी हैव टू बी केयरफुल टू रेज एक्सपेक्टेशंस फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन स्केल। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा। बाहर के देशों में भी अभी भी देखिए, फॉर एग्जांपल WHO की कोई गाइडलाइन, अभी रिकमेंडेशन फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अभी तक नहीं आई है 18 के नीचे। इट्स अ फैक्ट। ठीक है, ज़रूरत है, जैसे जैसे वैक्सीन इफेक्टिव दिखाई देंगे ज़रूर लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन हमें ज़रूरत से ज़्यादा हाई नहीं करनी चाहिए। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि बच्चे जो कोमोबिलिटी वाले हैं हम उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। बच्चों में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आदत डालें, पेरेंट्स का वैक्सीन लगाएं, और ऐसा ही माहौल लेके और ये लेके चलें कि बच्चों में इन्फेक्शन होगी भी तो कोई ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन तैयारी पूरी रखें। व्यवस्था की तैयारी में कोई ढील नहीं है। जैसे मैंने कहा, वेंटिलेटर, ICU, डॉक्टर्स, ट्रेनिंग, वो सब उसमें कोई हमें नहीं है। तो हमें धीरे धीरे वेट करना चाहिए। अभी ये चीज़ अभी अनफोल्ड हो रही है कि कहाँ तक हम बच्चों को वैक्सीन लगाने में सक्षम हैं, किस तरह से हम स्टेप वाइज उस डायरेक्शन में जाएं। 18 से नीचे आते हैं तो क्या 15 तक जाएं, 12 तक जाएं, जैसे जैसे न्यू नॉलेज आता जाएगा उसको पूरा करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बच्चों में भी प्रभावी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, देर क्यों होती है बच्चों में वैक्सीन की? शायद भी ये बार बार ये मुद्दा आया तो कहना चाहिए। जी। हम हमेशा जब नई दवाई का इजाद करते हैं उस बीमारी का कि जो बड़ों बच्चों सब में हो रही हो,
तो बड़ों से शुरू करते हैं कि भाई सेफ्टी देख रहे हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए वॉलंटियर्स में। हम बच्चों को वॉलंटियर आगे करके नहीं करते, हम बच्चों को बचाते हैं परिवार में भी, तो वो उसी भावना से होता है। तो पहले सारे वैक्सीन जो सिद्ध हुए अडल्ट में सिद्ध हुए, वयस्कों में हुए, फिर उनके बाद ट्रायल उनके शुरू हुए कि बच्चों में भी देखा जाए। तो ये पीछे ही चलता है थोड़ा। इसलिए इस मामले में कि आज हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन की चॉइस नहीं है, जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको ऊपर तक लेके जाएंगे। लेकिन दुनिया भर में वैक्सीन की उपलब्धता बच्चों की और उनकी गाइडलाइन जो है इवॉल्व हो रही हैं, लेकिन दिस डज नॉट डिटर अस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन by protecting the family and by protecting self as individual children. डॉक्टर पॉल, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये आपने बहुत स्पष्टता से अपने विचार रखे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ख़ास तौर पर बच्चों में टीकाकरण को लेकर बहुत से सवाल थे, जो जिनके जवाब आपने बहुत स्पष्टता से दिए हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट। डॉक्टर संतोषम, व्हाट डू यू वांट टू से टू द पेरेंट्स? Yes, I would like to convey again what I said at the beginning. As both of my co-panelists have said, vaccinate yourself. That is probably the single most important message, because if you vaccinate yourself, you will actually protect your children. The other fact that I'd like everybody to understand, especially those who are hesitant to get the vaccine, we have a surge right now in the United States, mostly Delta variant. 90+% of those cases are among people who have not been vaccinated. And this is a fact that needs to be understood by people who are hesitant to receive the vaccine. Please vaccinate yourself. As Dr. Paul has said very eloquently, there are vaccines coming along for children. When they become available, please vaccinate your children also. I will stop because I know we don't have much time. Okay. डॉक्टर अरोड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर तब जब स्कूल खुल रहे हैं? प्रोफेसर माथुर संतोषम ने जो कहा उसको थोड़ा हिंदी में कहना चाहूंगा कि बड़े फिलहाल अपने को कोविड टीका सब लगवाएं, जो बहुत बड़ों के लिए उपलब्ध है। बच्चों के लिए टीका आ रहा है, जैसे जैसे आएगा उनको लगाया जाएगा। लेकिन एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बच्चों के टीके हैं, उनको बच्चों के टीके बच्चों को जरूर लगने चाहिए, क्योंकि वो भी उनके बचाव के लिए जरूरी है और शायद ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि कोरोना इतना दुखी नहीं करेगा, लेकिन बाकी जैसे खसरा है, बाकी बीमारियां हैं, उनसे बचाने के टीके उनको लगने चाहिए। और साथ ही साथ माता पिता को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, और जिस तरीके से इस पिछले 1 घंटे में बताया गया है कि माता पिता अपने को सुरक्षित कर ले टीकाकरण द्वारा, और स्कूलों के टीचर्स और बाकी कर्मचारीगण अगर सुरक्षित कर लेते हैं, तो मेरे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर पॉल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो सेकेंड वेव भी जारी है। 43-44 हज़ार केसेस रोज़ हो रहे हैं, 300 से ऊपर 350 के आसपास डेथ्स भी हो रही हैं। चौकसी में कोई कमी नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में जो त्यौहार आने वाले हैं, उसमें हमें ये सोच के ही चलना चाहिए कि इस बारी भी ये त्यौहार हम अपने अपने परिवार में घर में बैठ के ही मनाएंगे। हम बाहर भीड़ नहीं करेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा जहाँ भी है, भीड़ नहीं करनी है। बाहर फालतू में नहीं निकलना है। बाज़ारों में भीड़ नहीं करनी है। फालतू में ट्रैवल नहीं करना है। और ये मास्क वाली ही दिवाली होगी, मास्क वाली ही गणेश चतुर्थी होगी, और मास्क वाली ही पूजा होगी। ये अभी वक्त नहीं आया है कि हम पुराने तरीक़ों की तरह से जोश में और मिलजुल के, जैसे कि नॉर्मल में होना चाहिए और हमारा ट्रेडिशन है उसका, लेकिन इस बारी का साल भी हमें बहुत केयरफुल तरीके से रहना होगा। अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि मौसम बदलेगा, त्यौहार आएंगे, भीड़ होगी, शादियों का मौसम आएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास मौका है कि इस पीरियड में हम वैक्सीनेशन को बहुत ऊपर तक ले जाएं। लगभग हर व्यक्ति को जिसको कि वैक्सीन लग सकता है, लगना चाहिए, उसको लग जाए, तो उसके बाद हम अपने आप को सेफ फील करेंगे
और नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। तो चौकसी का टाइम है अगले 3 महीने। डॉक्टर विनोद पॉल, बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा और डॉक्टर मथुराम संतोषम, अमेरिका से आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आप सभी विशेषज्ञों का, और धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का कार्यक्रम देखने के लिए। कार्यक्रम के शुरू में जैसा हमने कहा था कि कभी ना कभी हमें कुछ मुश्किल फैसले करने होते हैं, और मुश्किल फैसलों के बाद जो नतीजे फिर हमें मिलते हैं, क्योंकि हम तोल चुके होते हैं कि इसमें नफ़ा कितना है और नुकसान कितना है। राना आमिर लियाकत का एक शेर है, अगरचे रोज़ मेरा सब्र आजमाता है, मगर ये दरिया मुझे तैरना सिखाता है। मुश्किलों से निकलेंगे, सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। अपना ख्याल रखिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।